नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी आभार यात्रा के लिए अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे। जताया काशी वासियों का आभार और कहा कि देश के लोगों ने दिया अभूतपूर्व जनादेश। पीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। साथ ही उन्होंने स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। तो वहीं अब से कुछ देर पहले गंगा आरती में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ देर में ही वो काशी विश्वनाथ मंदिर पूजा अर्चना के लिए पहुंचेंगे। दिखाएंगे आपको काशीवासियों ने कैसे किया अपने सांसद का स्वागत, किसानों और कृषि सखियों का क्या है कहना। इसी के साथ नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून यानी कि कल बिहार के राजगीर स्थित नालंदा के प्राचीन खंडहरों के पास मौजूद अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय का एक नया परिसर देश को समर्पित करेंगे। इसी के साथ बताएंगे नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने की है तल्ख टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई है एविडेंस, इसे न बनाएं एनटीए वर्सेस स्टूडेंट्स। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, यह भी बताएंगे अगले 1 घंटे में। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी। जीत के लिए काशीवासियों का जताया आभार। कहा काशी के लोगों ने सिर्फ सांसद नहीं बल्कि तीसरी बार प्रधानमंत्री भी चुना है, इसलिए आप लोगों को डबल बधाई। पीएम ने गंगा आरती में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ 25 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर। पीएम ने कहा किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है सरकार। पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से ज्यादा कृषि सखी महिलाओं को प्रदान किए प्रमाण पत्र। प्रधानमंत्री ने कहा खेती को नई दिशा देने में माताओं बहनों की भूमिका का किया जा रहा है विस्तार। ये अभियान 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने में भी करेगा मदद। पीएम मोदी का बुधवार को बिहार दौरा। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का करेंगे उद्घाटन और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का भी करेंगे अवलोकन। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना में अहम योगदान देने वाले कुल 17 देशों के राजदूत भी होंगे शामिल। योग दिवस के 10वें संस्करण का मुख्य आयोजन श्रीनगर में होगा आयोजित। प्रधानमंत्री मोदी शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में योग कार्यक्रम में होंगे शामिल। योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को लेकर भाजपा की केंद्रीय टीम का दौरा जारी। दक्षिणी 24 परगना के कई इलाकों में केंद्रीय टीम ने पीड़ितों से की मुलाकात। पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने टीएमसी सरकार पर साधा निशाना। कहा ममता बनर्जी संविधान की उखाड़ रही हैं धज्जियां। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी और लू का कहर जारी। चिलचिलाती गर्मी और लू ने ली कई जाने। मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिनों में दिल्ली में बारिश की जताई संभावना। भारत की अर्थव्यवस्था पर बढ़ रहा लगातार भरोसा। फिच रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का वृद्धि दर अनुमान बढ़ाकर किया 7.2%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे के दौरान दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए। गंगा आरती खत्म होने के बाद घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों ने भारत माता की जय के जयकारे लगाए और पीएम मोदी का अभिवादन किया। सर्वज्ञो शांति अंबयवो खदे घुपयो दिव्यंतरिक्षेपयो धाहापय स्वदे शरभोपचारार्थे गंधाक्षतबुधवाणीं समर्पयामि। ओम इदग्गुं हविः प्रजननादित्यै नमः। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि गंगिनः ते खाग्गुसहस्रयो जने बधन्वा निदन्मसि। नमः सर्वितार्थाय जगदाधारहितवे साष्टांगोऽयं प्रणम्यस्तु प्रयत्नेन मया कृता। ओम
किसानों महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में प्रधानमंत्री ने वाराणसी यात्रा में दो बड़ी पहल की। पहली, किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई। दूसरी, 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में 30,000 स्वयं सहायता समूहों को कृषि दीदी का प्रमाण पत्र जारी किया गया। सेवापुरी वाराणसी में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि 18वीं लोकसभा के चुनाव ने विकसित भारत के संकल्प को मजबूती दी है, तो वहीं भारतीय लोकतंत्र की गहराई को दुनिया ने समझा है। सर्व विद्या की राजधानी है ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है। इस नगरी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रतिनिधि चुनकर इतिहास रच दिया। 21वीं सदी में यह पहला मौका और आजादी के बाद दूसरा अवसर है जब लगातार देश ने किसी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना है। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी की वाराणसी की ये पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा में जता दिया कि विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, महिला, किसान और गरीबों को सशक्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में पहला फैसला प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने का किया और सेवापुरी वाराणसी से देश के 9 करोड़ 25 लाख किसानों के खाते में ये राशि ट्रांसफर की। पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। कृषि क्षेत्र में नमो दीदी के अलावा महिलाओं को सशक्त करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए एक और बड़ी पहल की गई है। ये हैं कृषि सखी, जो कृषि को मजबूती तो देंगी ही, साथ ही माताओं और बहनों का सम्मान भी बढ़ेगा। ये पहल 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने की ओर भी बड़ा कदम है। अब हम कृषि सखी के रूप में खेती को नई ताकत मिलते हुए देखेंगे। आज 30,000 से अधिक सहायता समूहों को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अभी 12 राज्यों में ये योजना शुरू हुई है। आने वाले समय में पूरे देश में हजारों समूहों को इससे जोड़ा जाएगा। ये अभियान 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने में भी मदद करेगा। बीते 10 साल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वाराणसी ने विरासत को सहेजते हुए विकास किया है। किसानों को अपने उत्पाद निर्यात करने के लिए कई सहूलियतों का विकास हुआ है, तो वहीं दुग्ध उत्पादन, पशुपालन के लिए भी कदम उठाए गए हैं। यानी वाराणसी ने ये दिखा दिया कि संतुलित और सर्वस्पर्शी विकास की दिशा कैसी होनी चाहिए। शैलेंद्र मिश्र और हरिकेश बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश भर से आई कृषि सखियों ने प्रधानमंत्री से प्रमाण पत्र मिलने पर खुशी जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे अपने गांव जाकर लोगों को कृषि में बढ़ावा देने के लिए विशेष ट्रेनिंग देंगी।
मोदी जी के हाथ में ये सर्टिफिकेट लेने का बहुत खुश हुआ है। मैंने इसके बाद मेरा गांव में कृषि का ट्रेनिंग देना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूरी टीम को धन्यवाद कहना चाहूंगी जो मुझे यहाँ तक पहुँचाए हैं। जिसके पास खेत नहीं होता है उसके पास भी हम काम करते हैं, बताते हैं कि कम जगह में भी हम खेती कर सकते हैं। जैसे कि हम पोषण वाटिका बनवाते हैं ताकि हम यहाँ किसानों को कम जगह में हम खेती कर सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी happy with the team that they have encouraging me till now that I got this opportunity to receive this certificate from our Prime Minister of India. And also I want to encourage all the Krishi Sakhi to work hard and harder so that they also one day they can achieve this certification. और भारत के कृषि क्षेत्र में महिलाओं का बड़ा योगदान है। यही नहीं, देश में स्वयं सहायता समूहों के जरिए भी महिलाएं एक बड़ा योगदान दे रहे हैं देश की आर्थिक प्रगति में भी, साथ ही साथ उनके राजनीतिक और सामाजिक एक तरह से उनकी मजबूती में भी स्वयं सहायता समूह एक बड़ी एक तरह से भूमिका अदा करते हैं। कृषि सखी स्वयं सहायता समूह में लगातार जुड़ रही महिलाओं के लिए ही एक और एक तरह से नई पहल है लखपति दीदी आप जानते हैं स्वयं सहायता समूह में जिनकी प्रति परिवार सालाना आय 1 लाख से ऊपर है उन्हें लखपति दीदी कहा जाता है। और लखपति दीदी का ही कृषि सखी भी एक आयाम है। कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलकर तैयार कर रहा है देश में कृषि सखी। कृषि सखी की भूमिका किस तरह से बड़ी होगी आने वाले समय में, खेती किसानी को नई ताकत देने के लिए कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और उस भूमिका में जो कौशल है उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, इसलिए तैयार किया जा रहा है कृषि सखी को। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक नई पहल है और इस नई पहल का एक तरह से ध्वजवाहक तमाम वो महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह की हैं, उन्हें ही कृषि सखी कहा जा रहा है। कृषि सखियों को विभिन्न कृषि पद्धतियों के बारे में व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 56 दिनों की ये ट्रेनिंग है जिसमें किस तरह से ऑर्गेनिक खेती में उनके पूरे ज्ञान को और बढ़ाया जाए, साथ ही साथ अन्य टेक्नोलॉजी से जुड़ी तमाम ट्रेनिंग दी जाए। कृषि सखी को प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों के बारे में बताते हैं, उसी के साथ पौधों की देखभाल कैसे की जाए, कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही फसल चक्रण की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो 56 दिनों की इस ट्रेनिंग में एक लंबा एक तरह से पूरा उनका एक प्रशिक्षण का एक दौर होता है, किसानों की प्रभावी ढंग से सहायता और मार्गदर्शन कर सकें ये कृषि सखी, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बड़ी संख्या में है देश के कृषि क्षेत्र में। अब तक 70,000 में से 34,000 कृषि सखियों को पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया गया। प्रधानमंत्री ने आज 30,000 से ज्यादा महिलाओं को कृषि सखी के एक तरह से प्रमाण पत्र दिए हैं और ये कृषि सखी के प्रमाण पत्र 12 राज्यों में ये कृषि सखी मौजूद हैं और इन राज्यों को ही शुरुआती तौर पर चुना गया है। इन 12 राज्यों से ये 34,000 कृषि सखी हैं, जिनमें राज्य हैं गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इन 12 राज्यों का चयन किया गया है जिनमें कृषि सखियों को 34,000 से ज्यादा कृषि सखी ये हैं। राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय में मौजूद हैं कृषि सखी। तो शुरुआती तौर पर 12 राज्यों को चुना गया है। तकरीबन 70,000 कृषि सखियों को ट्रेनिंग दी जानी है। कृषि सखियों को 56 दिनों की विस्तृत ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग में ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ मृदा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से नए बदलाव हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी शामिल की जा रही है, इन तमाम चीजों की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए, स्वयं सहायता समूह भी किस तरह से अपने आप को साल दर साल, मतलब दशकों में महिलाओं ने अपने आप को एक तरह से पूरी तरह ट्रेंड तमाम छोटे व्यवसायों के लिए किया है, उसके लिए तैयार किया है और कृषि सखी भी उसी में से एक हिस्सा है। आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं सीधे वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती के बाद सीधे पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः कुरुप्रजाभ्यो भजन्नः पशुभ्यः तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्याम् उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ महामांगल्यप्रथमासोत्तमे पुण्यपवित्रे शुभे विघ्नता परिसमाप्त्यर्थं महागणपतिस्मरणं च
करिष्पुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकासिनी संतमया गिरिसंता विजाकसी जामि घुंगिरिसंत हस्ते विभर्गतवे शिवांगिरित्रतांकुरुमाहित्वा तमम्मा विद्यन्धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणवान्नुदाहार्याः सादृष्टो मृडत्वाङ्गन्धर्वा आखानस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति अम्मा जद्देवे कुत्र्यायुघन्तन्नो अस्तु त्र्याय मा नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय देवता वरुणो दे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि धीरस्तु उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु श्री विश्वेश्वरः प्रसन्नोऽस्तु सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव नमः शंभवे शंभवे नमो नमः शंभवे 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 मयो भवे शंभवे मयो भवे शंभव इति शंभवे मयो भवे मयो भवे आय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः कुरुप्रजाभ्यो भजन्नः पशुभ्यः तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्याम् उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ महामाङ्गल्यप्रथमासोत्तमे पुण्यपवित्रे शुभे विघ्नता परिसमाप्त्यर्थं महागणपतिस्मरणं च करिष्पुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकासिनी संतमया गिरिसंता विजाकसी जामि घुंगिरिसंत हस्ते विभर्गतवे शिवांगिरित्रतांकुरुमाहित्वा तमम्मा विद्यन्धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणवान्नुदाहार्याः सादृष्टो मृडत्वाङ्गन्धर्वा आखानस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति अम्मा जद्देवे कुत्र्यायुघन्तन्नो अस्तु त्र्याय मा नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय देवता वरुणो दे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि धीरस्तु उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु श्री विश्वेश्वरः प्रसन्नोऽस्तु सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव नमः शंभवे शंभवे नमो नमः शंभवे 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 मयो भवे शंभवे मयो भवे शंभव इति शंभवे मयो भवे आय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः कुरुप्रजाभ्यो भजन्नः पशुभ्यः तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्याम् उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ महामाङ्गल्यप्रथमासोत्तमे पुण्यपवित्रे शुभे विघ्नता परिसमाप्त्यर्थं महागणपतिस्मरणं च करिष्पुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकासिनी संतमया गिरिसंता विजाकसी जामि घुंगिरिसंत हस्ते विभर्गतवे शिवांगिरित्रतांकुरुमाहित्वा तमम्मा विद्यन्धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणवान्नुदाहार्याः
दृष्टो मृडत्वां गन्धर्वा आखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति जद्देवे कुत्र्यायुगं तन्नो अस्तु त्र्यायुगम् नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय देवता वरुणो देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि धीरस्तु उत्तरोत्तरवृद्धिरस्तु श्रीविश्वेश्वरः प्रसन्नोऽस्तु सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। तो जीत की हैट्रिक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे काशी, जहां काशीवासियों का धन्यवाद किया। तो वहीं से उन्होंने ये भी कहा कि देश के लोगों को इस अभूतपूर्व जनादेश का भी आभार जताया। इसी के साथ कंटिन्यूटी के इस जनादेश के साथ ही उन्होंने किसानों और आधी आबादी यानी कि महिलाओं को लेकर जो 10 साल से लगातार तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, योजनाएं हैं, उसी दिशा में 2 चीजें आज बड़ी रही काशी से। पहली कि पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के साथ ही कृषि सखी एक बड़ी पहल है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह के साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको भी एक नई दिशा और स्वरोजगार के साथ ही साथ तकनीकी तौर पर भी यानी कि टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग के साथ उन्हें और मजबूत किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर हीरामन तिवारी जुड़ गए हैं, इतिहासकार और मीडिया विश्लेषक। डॉक्टर हीरामन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से आप देखते हैं जहां एक तरफ बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना, गंगा आरती, साथ ही साथ 2 बड़ी सौगात कहें या फिर जिस तरह से सरकार में 10 साल से अपनी प्रतिबद्धता में किसान और महिलाओं को सबसे ऊपर रखा है, उस दिशा में पहला कदम एक और मजबूत कदम के साथ कृषि सखी और किसानों को जो 17वीं किस्त जारी की आज। ऋतु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आज जैसा कि आपने कार्यक्रम में बताया, प्रधानमंत्री का यह तीसरा अनवरत काल है जो इतिहास में, भारत के इतिहास में सिर्फ 2 बार हो पाया है। प्रधानमंत्री का वो क्षेत्र है और वहां से उनका भावनात्मक लगाव तो है ही है, राजनीतिक लगाव भी है, लेकिन राजनीतिक लगाव के साथ साथ जो उनकी विकासोन्मुखी प्रक्रिया चलती रहती है कार्यक्रम की, जिसका आपने बहुत विस्तार से उल्लेख किया, चाहे वो कृषि सखी हो। कृषि सखी हम अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष में जो बार बार उन्होंने कार्यक्रम किए हैं, कहा है कि महिलाओं को किस तरह से सशक्त किया जाए, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए क्या क्या किए जाए। और हमको पता है कि युगांतर से महिलाएं पुरुष के साथ खेतों में काम करती रही हैं, कृषि में काम करती रही हैं, लेकिन उनको जो एक्नॉलेज करने की जो बात है, उनको प्रोत्साहित करने की बात है, उनको ये कहने की बात है कि वो भी किसान हैं, वो भी अन्नदात्री हैं। इस दिशा में जो ये प्रयास किया गया है, जैसा कि आपने बताया कि तकनीकी ज्ञान हो, मिट्टी माटी का ज्ञान हो और किस प्रकार से ऑर्गेनिक या मूल खेती किस प्रकार से की जाए, उस प्रकार का जो प्रशिक्षण लगभग 2 माह का 56 दिन का दिया जाए ऐसी महिलाओं को जो कृषि में काम करके और आगे बढ़ना चाहती हैं, स्वावलंबी होना चाहती हैं। तो ये एक उनकी महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो उनके कार्यक्रम रहे हैं, उसकी एक और अगली कड़ी है। जिसके पहले आपने कार्यक्रम किया था कि वो ड्रोन दीदी की थी, तो इससे लखपति दीदी, कृषि सखी इत्यादि जो योजनाएं हैं वो उन महिलाओं के लिए हैं जो खेतों में काम करती हैं, लेकिन उनके विषय में बहुत कम हम लोग जानते हैं। और उनको जब प्रमाण पत्र मिलेगा, यानी वो सक्षम है, प्रशिक्षित है हर प्रकार की खेती करने के लिए, हर चीज का निर्णय लेने के लिए, ऐसे जो प्रयास हैं ये सराहनीय है। ये भारत के विकास के लिए तो अच्छे ही हैं, लेकिन मूलतः जो महिलाओं का योगदान है हमारे समाज में, माँ होती है, जननी होती है, उसकी
जो एक पहचान बनाई है उन्होंने, ये अभूतपूर्व है। और डॉक्टर दूसरा हीरामन, जो जी डॉक्टर हीरामन, देश में स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनमें 3 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं, और हम जानते हैं कि दशकों पहले स्वयं सहायता समूहों की जब शुरुआत हुई थी तो आप भी जानते हैं सर कि अचार, पापड़ और इस तरह की चीजों से उन महिलाओं ने शुरुआत की थी, और आज एक इतना लंबा सफर तय किया है। इस लंबे सफर में उन्हें भी बदलते हुए देश और विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो इस विकास यात्रा में उनके भी उस रोल को बदलने की जरूरत है। क्या आपको लगता है ड्रोन दीदी, लखपति दीदी और कृषि सखी के साथ हम उस दौर को बदलने जा रहे हैं? ऋतु जी, मैं सिर्फ ये नहीं कहता, उनके भी, हम कह रहे हैं उनके ही जो प्रयास रहे हैं, उनके भी प्रयास कहने में हमें लगता है कि अभी भी हम हिचकिचा रहे हैं। आपने खुद ही बताया कि स्वयं सहायता जो संगठन है, अमूल सबसे बड़ा उदाहरण है, आप देख रहे हैं, और अचार और पापड़ और सिलाई, ये सारे कार्य जो है वो बड़े कुशल कार्य होते हैं जिनके लिए प्रशिक्षण वो स्वयं लेती हैं। और आज यदि प्रधानमंत्री उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनको पहचान दे रहे हैं और उनका जो अपना स्थान है वो दे रहे हैं। मैं, आप दशकों की बात करें, मैं तो हजारों वर्षों की बात कह रहा हूं कि कंधे से कंधा मिलाकर के पुरुष के साथ महिलाएं बराबर का काम करती रही हैं, सभी करते हैं। मैं अपनी माँ को जानता हूँ, बाकी लोगों को जानता हूँ, आप भी ऐसे तमाम लोगों को जानते होंगे, लेकिन उनकी कोई गणना नहीं होती थी। आज जब उनको आगे बढ़ाया जा रहा है तो इससे देश जो है वो 2 गुना 4 गुना आगे बढ़ेगा, विकास होगा। उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा कि काम करने के बाद उनको कुछ प्रमाण मिल रहा है, स्वावलंबी बन रही हैं। और इनको तो मैं एक बहुत बड़ा स्टार्टअप मान के कह रहा हूं कि इस प्रकार से यदि प्रशिक्षण लेकर के या औरों को प्रशिक्षित करेंगी, अपनी खेती करेंगी, और उससे भारत का ही विकास होगा। इसलिए मैं महिलाओं का भी योगदान नहीं कर रहा हूं, महिलाओं का जो अमूल्य योगदान, जिसकी पहचान बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। और जैसा कि उनकी नीति रही है पिछले 10 वर्षों में, विकासोन्मुखी कार्य, जहां जहां से भी भारत के विकास की कोई डगर, कोई कड़ी दिखाई पड़ती है, कोई रोशनी दिखाई पड़ती है, वो उसको पकड़ करके आगे बढ़ाते हैं। ये एक विलक्षणता है उनके कार्य की। जहां तक रही काशी की बात, काशी में जाकर के उन्होंने किसान निधि जो 17वीं किस्त उसकी दी है, जिसमें 9 करोड़ 25 लाख किसान लाभान्वित होंगे, और उन किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के जो महिलाएं हैं, हमारी माएं हैं, बहनें हैं, जो अनवरत कार्य करती रहती हैं घर से बाहर तक, उनकी जो ये पहचान है, ये बिल्कुल भाव विभोर कर देने वाली है। तो इसलिए जो उनका भावनात्मक, राजनीतिक, विकासोन्मुखी और आर्थिक संबंध है बाबा विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ की नगरी से, और उन्होंने गंगा, एक त्रिवेणी है काशी, गंगा जी उन्होंने कहा, बाबा विश्वनाथ हैं, और वो ज्ञान की नगरी कही जाती है। और वहां से यदि विकास की धारा निकलती है तो मुझे लगता है भारत बहुत ही जल्दी विकसित हो जाएगा। जो 2047 का जो लक्ष्य है, जो स्वप्न है, वो पूरा हो जाएगा। डॉक्टर हीरामन, आपने एकदम शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आध्यात्मिक लगाव है, राजनीतिक लगाव है काशी से, और जो तस्वीरें आज हम लगातार देख रहे थे प्रधानमंत्री के काशी पहुंचने के बाद, जिस तरह से काशी वासियों ने एक भरपूर उत्साह के साथ जो स्वागत किया है, जब वो उन सड़कों से गुजरे हैं तो जिस तरह से दोनों तरफ लोग मौजूद थे और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत कर रहे थे। अगर राजनीतिक एक सवाल किया जाए डॉक्टर हीरामन आपसे, कि अभी जनादेश, जिस अभूतपूर्व जनादेश का धन्यवाद प्रधानमंत्री काशी की धरा से दे रहे हैं देश के लोगों को, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को हम देखते हैं कि विपक्ष इस जनादेश को अभी तक स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है, उसके अभी भी सवाल शायद खत्म नहीं हो रहे हैं। ऐसे में काशीवासियों का ये उत्साह क्या बताता है, क्या कहता है? ये आपके साथ, आपको स्मरण होगा, मैं शपथ ग्रहण समारोह में भी था आपके साथ स्टूडियो में, और आपने जिस प्रकार से आज दिखाया, जब भी प्रधानमंत्री अपनी काशी में जाते हैं, जो उनका चुनाव क्षेत्र भी है, मैंने कहा राजनीतिक संबंध तो है, भावनात्मक, आध्यात्मिक, हर प्रकार का जो उनका संबंध है उसको भरपूर वो निभाना चाहते हैं। इसलिए ये बात अवश्य है कि विपक्ष ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है, उसके गले नहीं उतर रहा है कि इतिहास में मात्र दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री एक अभूतपूर्व जनादेश के साथ लगातार अनवरत तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। क्या कारण है? और जनतंत्र में अगर कुछ ऐसा होता है तो ठीक रहता है, लेकिन जिस प्रकार की जो अवधारणा विपक्ष की बन रही है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। एक
प्रतिपक्ष को आलोचना करने का अधिकार है, प्रधानमंत्री की आलोचना करनी चाहिए, सरकार की आलोचना करनी चाहिए, तभी और सहयोग करना चाहिए। भारत के विकास में जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वो राजनीतिक निर्णय हो, चाहे वो संवैधानिक निर्णय हो, सब में विपक्ष की आवश्यकता होती है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष अभी इस बात को नहीं समझ पा रहा है और 2-3 हफ्ते के बाद अभी उनको लगता है कि वो इस नींद में नहीं जागे हैं कि सरकार जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उनको अभूतपूर्व बहुमत मिला है, गठबंधन के साथ 300 के आसपास उनकी सीटें हैं। तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। अभी संसद का सत्र प्रारंभ होना है, तो राजनीतिक उठापटक तो चलती रहेगी, लेकिन यथार्थ तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रबल रूप से, उतने ही सशक्त रूप में प्रधानमंत्री बने हैं। और जब भी वो बनारस जाते हैं, पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है, उनका इसी प्रकार से स्वागत होता है। काशी उनकी अपनी नगरी है, काशीवासी उनके अपने हैं, इसलिए स्वागत होना तो स्वाभाविक है। लेकिन वो क्या करते हैं काशी के माध्यम से देश के लिए, जिस प्रकार का संदेश उन्होंने आज दिया, चाहे वो कृषकों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे कृषि सखी हो, चाहे लखपति दीदी हो या ड्रोन दीदी इसके पहले हो, जितने भी कार्यक्रम हैं, मुझे लगता है एक ऐसा युग आया है जो इस धरती की या दुनिया की और भारत की विशेष रूप से जो धात्री रही हैं, जो माँ हैं, जो इसको लेकर के चलती हैं, उनको एक्नॉलेज करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको प्रमाणित करना कि ये हमारे देश की उन्नति में पूर्णतया सहयोगी हैं, सहभागी हैं, ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये भी हम सब के लिए एक भावनात्मक क्षण है। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर हीरामन, बीजेपी नीत एनडीए सरकार को अगर देश ने एक बार फिर तीसरी बार सत्ता में बिठाने का जनादेश दिया है, तो निश्चित तौर पर उन तमाम कार्यक्रम और जो आप कह रहे थे विकासोन्मुखी जो तमाम योजनाएं हैं, उनको किस तरह से आगे लेके जाएं, और उसी की बानगी दिखाई देती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के बाद, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जब अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचते हैं, तो वहां सिर्फ ना कि काशी विश्वनाथ में जाके भगवान का धन्यवाद करते हैं, जनता का धन्यवाद करते हैं, साथ ही साथ 2 बड़ी ऐसी योजनाओं की एक तरह से शुरुआत करते हैं, जहां एक तरफ किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करते हैं, तो दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति भी एक बड़ा योगदान करते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक नई ताकत देते हैं। साथ ही साथ आपने जिक्र करा 24 तारीख से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरुआत होगा। विपक्ष लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि विपक्ष अभी भी जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन काशीवासियों ने आज एक नया दृश्य दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में, वो भी बहुतों के लिए बहुत बड़ा जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हीरामन हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज नाइट में खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए डीटी न्यूज। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसकी फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं,
पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता। देश देश का पथदर्शन, अंतर मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है जन जन के जीवन का हिस्सा है योग। 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं। इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं। लगभग 1600 वर्ष पूर्व स्थापित किए गए मूल नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। वर्ष 2016 में नालंदा के भग्नावशेष को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री 19 जून को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित गण शामिल होंगे। बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन शिक्षा का ऐसा केंद्र जिसको आक्रांताओं ने तबाह तो कर दिया था, लेकिन शिक्षा का यह केंद्र एक बार फिर से जन सेवा के लिए, शिक्षा के विश्वव्यापी प्रसार के लिए तैयार खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 19 जून को नालंदा आगमन को लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। वह नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय के नेट जीरो परिसर का शुभारंभ करने वाले हैं, जो 455 एकड़ में 1749 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ये सौर संयंत्र, घरेलू और पेयजल शोधन संयंत्र, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए जल पुनर्चक्रण संयंत्र, 100 एकड़ जल निकाय और कई अन्य पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं के साथ आत्मनिर्भर रूप से कार्य करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी करेंगे। मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अनूठा दिन है, ये एक बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है। विश्व गुरु बनाने वाले जो हमारा एक प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था, उसका जो एक नवीनीकरण जो एक प्रकार से किया गया, क्योंकि वो विध्वस्त होने के बाद बड़े अंतराल तक वो बंद रहा, वो शिक्षण नहीं हुआ, संभव नहीं हुआ। वो सारा विश्वविद्यालय जो नालंदा था, जो स्वप्न था, वो हमारे लिए अब साकार हो रहा है। इसमें बहुत बड़े योगदान है। उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उनका एक गहरी सोच है। विश्वविद्यालय के परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं, जिनकी कुल बैठने की क्षमता 1900 है। इसमें 300 सीटों की क्षमता वाले 2 सभागार हैं। इसमें लगभग 550 छात्रों की क्षमता वाला एक छात्रावास भी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 2000 व्यक्तियों तक की क्षमता वाला एम्फी थिएटर, फैकल्टी क्लब और खेल परिसर सहित कई अन्य सुविधाएं भी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। इस उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित गण भी शामिल होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे कई देशों के छात्र छात्राएं भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से नालंदा के गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है। इस परिसर में विगत सत्र में 26 देशों के बच्चे अध्ययन कर रहे थे, जिनमें उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के देशों के छात्र शामिल हैं। ये पवित्र भूमि है, शांति और ज्ञान की भूमि है। नालंदा से कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें भी जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है।
ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर NDA के नेताओं की बैठक हुई। सूत्रों की माने तो तकरीबन 1.25 घंटे चली इस बैठक में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा हुई। 24 तारीख से शुरू हो रहे संसद सत्र में NDA की योजना को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल, अन्नपूर्णा देवी के अलावा सहयोगी दलों में से लल्लन सिंह और चिराग पासवान भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के नेतृत्व में महाराष्ट्र भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद की प्रदेश में स्थिति, जमीनी हकीकत, स्थानीय मुद्दे, संगठन को और ज्यादा मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। गौरतलब है कि आने वाले कुछ महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनजर पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के अलावा चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और उप चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। उधर पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की जांच करने पहुंची भाजपा की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर हिंसा प्रभावित लोगों से बातचीत कर रही है। इस बीच कमेटी के सदस्यों ने हिंसा के लिए TMC सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया। लोकसभा चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल सियासत की धुरी बना हुआ है। दरअसल चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। भाजपा का आरोप है कि उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई हैं। इसी क्रम में हिंसा की जांच के लिए भाजपा की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों ने दक्षिण 24 परगना के अमताला पार्टी कार्यालय का दौरा कर हिंसा से पीड़ित पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की। इस कमेटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बिप्लब कुमार देब, सांसद ब्रिजलाल और सांसद कविता पाटीदार शामिल हैं। इस मामले पर रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी की सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में हर तरफ एक ही कहानी है, अगर आप भाजपा के लिए काम करते हैं तो आपको पीटा जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ महिलाओं को पीटा जाता है, जिस पर ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। चेहरे को देख रही हैं आप? गरीबी और मासूमियत, 2 समय की रोटी कमाना। बस एक ही पाप था कि इसका बेटा बीजेपी का समर्थक है। मैं फिर कह रहा हूं, ममता जी शर्म करो आप। इसके अलावा भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों ने दक्षिण 24 परगना के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से भी मुलाकात की। इस दौरान पीड़ितों ने कमेटी के सदस्यों के साथ अपने दुखों को साझा करते हुए अपनी अपनी आप बीती बताई। इस बीच अग्निमित्रा पॉल ने प्रदेश में हुई राजनीतिक हिंसा को लेकर ममता बनर्जी और TMC पर निशाना साधा। वहीं बिप्लब कुमार देब ने भी राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब बंगाल की जनता ममता सरकार को उखाड़ फेंकेगी।
कि आज हमारे मुख्यमंत्री महिला है, लेकिन धर्षण होने का रेट भी तो वो बांध दिया है। इसी को बोलता है एगिए बांग्ला। आज फुल धर्षण हो तो शायद 40,000 रुपया, ऐसा 25,000 रुपया, हाफ धर्षण हो तो 15,000 रुपया। ये है हमारा स्टेट और ये है हमारा महिला मुख्यमंत्री। हमको विचार चाहिए और जो दोषी है उनको सजा चाहिए। कि आप जिस तरीके से राज चलाने की कोशिश कर, ऐसा नहीं चलता। और आपको सोचते यही अंत है तो आप ऐसा सोच लेते कम्युनिस्ट का ही अंत है तो आप सीएम नहीं बनते। 34 साल के राज को आपने समाप्त किया था ना, तो आप भूल कैसे जाते हैं? उसके बाद आपने क्या किया? जो कम्युनिस्ट ने नहीं किया, जो बाकी था वो आपने पूरा किया है। गौरतलब है कि प्रदेश में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर भाजपा ने फैसला किया था कि वह अब राजनीतिक हिंसा की खुद ही जांच करने वाली है और इसी के तहत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिंसा की जांच के लिए एक कमेटी गठित की है जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने और सख्त रुख दिखाते हुए एनटीए को चिताया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने कहा है कि इस पूरे मामले में जांच के बाद किसी की ओर से भी कोई लापरवाही भी हुई है तो उससे पूरी तरह और सख्ती से निपटा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने साथ ही एनटीए से कहा है कि वो छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न करें। अगर परीक्षा में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाए। गौरतलब है कि नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर शिक्षाविद नितिन विजय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को दूसरी याचिका के साथ ही सुनवाई होगी। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और उसमें साथ ही साथ सख्त टिप्पणी की। साथ ही एनटीए को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न करे, ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति, लेकिन आपको छोड़े जा रहे हैं देश भर की अन्य बड़ी खबरों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पोल स्कैम केस में ईओडब्ल्यू ने 5 और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए 5 आरोपी जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के साथ काम करते थे। ईडी की जांच में भी इन आरोपियों का नाम सामने आया था। ईओडब्ल्यू ने सभी आरोपितों को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने 5 आरोपितों को 5 दिन की रिमांड ईओडब्ल्यू को दे दी है। लोकसभा चुनाव में बारामूला संसदीय सीट से जीत हासिल करने वाले अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई 22 जून तक के लिए टल गई। कोर्ट ने एनआईए से पूछा है कि वो बताए कि किस तारीख को राशिद इंजीनियर को शपथ लेनी है। राशिद ने सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे लोन वर्राटू नक्सल उन्मूलन अभियान तथा छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के द्वारा भटके हुए माओवादियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लगातार संपर्क और संवाद किया जा रहा है। इस अभियान से प्रभावित होकर 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी कटेक कल्याण और भैरवगढ़ एरिया कमेटी में सक्रिय थे। असम में लगातार बारिश हो रही है, जिससे पूरे राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। बाढ़ के पानी ने 14 जिलों के 309 गांवों को जलमग्न कर दिया है, जिससे प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 1 लाख से ऊपर पहुंच गई है। बराक घाटी में करीमगंज सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जिसके 192 गांव प्रभावित हैं और 95,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट सेल्फ सर्विस बैग ड्रॉप के लिए क्विक ड्रॉप सॉल्यूशन देने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा एयरपोर्ट बन गया है। वर्तमान में टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 पर 50 SSBD यूनिट स्थापित की गई हैं। SSBD प्रोसेसिंग टाइम को लगभग 1 मिनट से घटाकर 30 सेकंड कर देगा।
कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना की जांच मामले में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग ने कहा कि जांच शुरू की गई है। क्या गलतियां हुई हैं, यह जांच में सामने आएगा। उपलब्ध कराए गए सभी रिकॉर्ड सील कर दिए गए हैं। भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने को लेकर पूरे केरल का अपमान बताया है। उन्होंने राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर कहा कि अमेठी और रायबरेली की तरह यह भी एक पारिवारिक निर्वाचन क्षेत्र होगा। भारतीय नौसेना के बेड़े में अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित सूरत नौसैनिक जहाज को शामिल किया जाएगा। नौसेना ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सूरत नौसैनिक जहाज की तस्वीरें साझा की। नौसेना ने एक्स पर लिखा, सूरत भारतीय नौसेना के शस्त्रागार में शामिल होने वाला अगला प्रमुख लड़ाकू विमान होगा। बेड़े में शामिल होने से पहले जहाज का पहला समुद्री परीक्षण किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से मुलाकात कर लोगों से बातचीत की। विद्यार्थियों के साथ उन्होंने बास्केटबॉल और फुटबॉल खेला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विद्यार्थियों से बात भी की। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी।